बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़्फ़ार। नाज़रीन, सेहत सब के लिए में हम बात करते हैं आपकी सेहत के हवाले से, और आज के प्रोग्राम में हम दिल की बीमारियों के बारे में बात करेंगे। जब दिल की बीमारी की बात की जाती है तो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि मॉडिफाइबल हैं, जिस तरह कि आपकी तंबाकू नोशी है, इसी तरह लाइफस्टाइल, अगर इसको मॉडिफाई कर लिया जाए तो बहुत हद तक दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि नॉन मॉडिफाइबल होते हैं, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपकी उम्र है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है दिल की बीमारियां भी बढ़ती चली जाती हैं। इसी तरह मेल जेंडर जो है, मर्द हजरात जो हैं उनमें दिल की बीमारियां ज़्यादा होती हैं। फिर अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो भी आपको ये ज़्यादा प्रोन करती है टू हैव हार्ट डिजीज़। इस पर डिटेल में आज हम बात करेंगे। हमारा फ़ोन नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। द नंबर्स आर 0519212643, 0519212644। इन दोनों नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके सवाल के जवाब देने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मेजर जनरल अज़हर महमूद कियानी साहब, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री हैं, एक्स फिजिशियन टू प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं, AFIC NIHT को कमांड कर चुके हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी भी रह चुके हैं, और आजकल मेडिके कार्डियक सेंटर चक शहजाद इस्लामाबाद में एज अ कार्डियोलॉजिस्ट वर्क कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू जी। कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक है जी, खैर खैर। सर, जिस तरह के हम हमेशा से बात करते हैं दिल की बीमारियों के हवाले से, और हम कहते हैं कि कुछ अलामात होती हैं जिनसे आपको पता चल सकता है कि दिल की बीमारी क्या है और आपको ये है या नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आज हम स्टार्ट यहीं से दोबारा से करें ताकि लोगों को बार बार ये पता चले कि दिल की बीमारी की अलामात क्या होती हैं। जी, इसमें जो आई थिंक जो टिपिकल होते हैं, जो एक ख़ास जो दिल का मरीज़ होता है उससे जो अलामात होती हैं वो कुछ और होती हैं, कुछ को वो टिपिकल अलामात होती हैं, कुछ को बहुत सटल सी, बहुत थोड़ी सी अलामात होती हैं, और उसी पे ही आपने आगे फ़ौरन डॉक्टर के पास रिपोर्ट करना होता है और अपनी बीमारी की तशख़ीस के लिए जाना होता है। तो सबसे ज़रूरी है कि बहुत सारे लोगों को ये दरमियान वाली जो हड्डी होती है इसके पीछे दर्द महसूस होता है या जलन महसूस होती है और प्रेशर महसूस होता है, और कई दफ़ा वो लेफ़्ट साइड पे चली जाती है, कई दफ़ा सीने के दोनों तरफ चली जाती है। यानी ऐसे जैसे मैं हाथ रख रहा हूँ मेरे सीने पे, ऐसे बोझ होता है और घुटन महसूस होती है, और वो दर्द जो है कई दफ़ा बाएं बाजू में चला जाता है या दाएं बाजू में चला जाता है या दोनों बाजुओं में चला जाता है, और साथ साथ कई दफ़ा गर्दन में आ जाता है या निचले वाले जबड़े में चला जाता है। और कई दफ़ा यही दर्द आपके पीछे ऊपर वाली बैक में, कंधों के दरमियान में चला जाता है, और उसके साथ घबराहट आपको महसूस होती है, पसीना आता है, और आपको महसूस होता है कि कोई गड़बड़ है और मेरी सांस नहीं निकल रही, या मेरी जो घुटन सी एक महसूस हो रही है, मेरा सीना खुल नहीं रहा। इस तरह की तकलीफ़ आपको महसूस होती है। जब होती है तो कई दफ़ा वो फिर हर सेकंड के बाद उसमें शिद्दत आनी शुरू हो जाती है और इंटेंसिटी ज़्यादा होती चली जाती है। कई दफ़ा बहुत ही मामूली सी होती है, वो कहते हैं नहीं जी कोई चीज़ खा ली होगी, जलन होगी, मैदे की जलन होगी, और कई दफ़ा वाकई ही ऐसे होता है कि सीने में आपको दर्द नहीं होता, बाजुओं में या जबड़े में दर्द नहीं होता, आपके पेट में दर्द होता है। सही। और पेट में जब दर्द होता है तो साथ आपको घबराहट महसूस होती है, पसीना या मतली आती है, ये भी दिल के अटैक की निशानी होती है। सही। इसको भी आपने नज़रअंदाज नहीं करना। कई दफ़े ऐसे होता है कि आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो वो कहते हैं नहीं तो मैदे की तकलीफ़ है, ECG करते हैं, ECG ठीक होती है, लेकिन वो जो एक कार्डियोलॉजिस्ट है या एक जो दिल के अस्पताल में बंदा काम करता है या उसके इमरजेंसी में काम करता है, उसे पता होता है कि ये दिल की तकलीफ़ हो सकती है, इसको मैंने पेशेंट को अभी इधर डिटेन करना है, ऑब्जर्व करना है, इसकी ECG करनी है, अगर पहली ECG भी नार्मल हुई और पहला टेस्ट भी नार्मल हुआ, चंद घंटों के लिए रोकना है, और रोक के जब तक मेरी तसल्ली ना होगी ये हार्ट अटैक नहीं है, मैं इस मरीज़ को घर नहीं भेजूँगा। कई दफ़ा होता है कि ऐसे मरीज़ ये अलामात लेके जाता है और डॉक्टर तशखीस नहीं कर पाता, ये ECG नार्मल होती है, वो ट्रॉपाई जो टेस्ट है पहला किया जाता है, पहला नार्मल होता है। अच्छा। हाँ, तो वो घर भेजते हैं जी आपको मैदे की, घर जाके हार्ट अटैक हो जाता है। तो वो ऐसे मरीज घर भेजने वाले नहीं होते। ठीक है। इनको अस्पताल में रख के ऑब्जर्व करना होता है, और पहले आई थिंक 12 घंटे ऑब्जर्व करें, और फिर जो टेस्ट है दोबारा आपने रिपीट करने होते हैं। ECG तकरीबन हर घंटे 2 घंटे के बाद ECG होनी चाहिए, और फिर ब्लड टेस्ट होने चाहिए, और जब तसल्ली हो जाए कि हार्ट अटैक नहीं हो रहा या इम्पेंडिंग हार्ट अटैक नहीं है तो फिर आप उसे भेज सकते हैं। लेकिन फिर भी जब आपको शक होता है तो आप OPD में दोबारा बुला लेते हैं कि ये टेस्ट करने हैं, एको है, ETT है या एंजियोग्राफी करनी है, तो वो की जाती है। होता ये है कि हमारे पास जो ज़्यादातर मरीज़ आते हैं वो उनको बेचारे रिपोर्ट कर चुके होते हैं, डॉक्टर को दिखा चुके होते हैं,
इवन सो मच शो कि दिल के डॉक्टर को भी दिखा चुके होते हैं, अस्पताल में जा चुके होते हैं, और फिर वापस आते हो घर में अटैक हो जाता है। अच्छा। ये ज्यादती मरीज के साथ होती है। मरीज ने अपना काम कर दिया, वो डॉक्टर के पास रिपोर्ट कर दी, वो अस्पताल भी पहुंच गया, लेकिन फिर वापस उसे भेज दिया गया, उसे हार्ट अटैक हो गया। तो सर अगर इस तरह से दर्द आ रहा है और मरीज जो है वो डॉक्टर के पास भी चला गया है, और आपने कहा कि बाज़ औक़ात ईसीजी भी नॉर्मल आ जाती है और कार्डियक ड्रॉप जो हैं वो भी नॉर्मल आ जाते हैं और घर भेज दिया जाता है, तो फिर क्या करना चाहिए? मरीज को कहना चाहिए कि मैं मरीज कुछ मेरा देर अब रुकना आती चाह रहा मरीज हूं? को, ये प्रोग्राम हमारा यही है, मरीज को हमने एजुकेट करना है बिल्कुल। कि आपने घर वापस नहीं आना, ठीक ना है। कि ये मेरी तबीयत ठीक नहीं ये है, मैं बड़ा जाना important नहीं। message है बहुत जो आप दे इंपॉर्टेंट रहे हैं। मैसेज है। मरीज कहे जी मेरी तबीयत ठीक नहीं, जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं होती मैं घर नहीं जाऊंगा। ठीक है। बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिन्होंने घर भेजा गया और वहाँ पे अटैक हुआ है और वो डैमेज के साथ बेचारे आते हैं। तो हमारी जो पूरी कोशिश है, इस प्रोग्राम की भी जो एक मकसद है वो ये है कि हम आपको वो मैसेज दें कि आपके हार्ट का कोई नुकसान ना हो, या आप सही टाइम पे अस्पताल पहुंच जाए, सही टाइम पे आपका इलाज हो, आपको हार्ट अटैक हो ही ना, रुक जाए वहीं पे हार्ट अटैक। और अगर कहीं पे मसला है फौरन एंजियोग्राफी करके, अगर नाली ब्लॉक है तो उसको फौरन स्टेंट डाल दिया जाए और नाली खोल दी जाए ताकि आपका इलाज हो। यानी अगर डॉक्टर कह भी रहा है तो मरीज को चाहिए कि वो कहे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं थोड़ा मैं रुकना चाह रही हाँ, हूँ। वो देखिए नॉर्मली तो होता है कि मरीज पे होता है, कहता है जी बस ठीक है, अगर मैं ठीक हाँ, हूँ तो मुझे घर normally भेज मरीज दे। का देखा गया कि वो हाँ, घर जाना चाहते लेकिन हैं। मैंने मेरे पास जो मरीज आते हैं मैं उन्हें यही कहता हूँ कि आपने अस्पताल से निकलना नहीं है। जब आप नहीं बेहतर महसूस कर रहे हो और आपको लग रहा है गड़बड़ है कोई, फिर आपने उस अस्पताल से हिलना नहीं है। और हो सकता है फिर वो डॉक्टर भी कहे कि नहीं यार, अगर मरीज ठीक नहीं है कह रहा है तो मैं इसे रख लेता हूँ और ऑब्जर्व कर लेता हूँ। होता ही है करना कि बड़ा एक दिन हमारे जरूरी पास आता है, अगले दिन ईसीजी में चेंजेस आनी शुरू होती है। और अगर खुदा न खास्ता हार्ट अटैक भी हो तो वो अस्पताल के अंदर ही फौरन ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, तो हार्ट अटैक रुक जाता है या उसका डैमेज बहुत कम हो सर यहाँ जाता पर है। एक कॉलर है हमारे साथ। जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मंजूर बोल रहा हूँ, मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर से। जी बताइएगा। ये मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था अपने बारे में, एक इशू है मेरे को, हार्ट का कोई आ रहा है तो जरा उनसे डिस्कस करना। जी जी पूछिए सवाल। जी डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मैं पिछले कोई 13 ईयर से मैं हाइपरटेंशन का मरीज हूँ और 10 साल से डायबिटिक भी हूँ। अच्छा। तो मैं चूंकि हेल्थ डिपार्टमेंट से ही था तो मैंने हर साल तक अपना टेस्ट करवाता हूँ, जरूर सारे नॉर्मल होते हैं, जिसमें एक्सरसाइज टेस्ट है, ईसीजी है, इसके बाद बाकी ड्रॉप टेस्ट है, वो भी उसमें भी कुछ नहीं डायग्नोज होता। लेकिन अभी कुछ दिनों से मुझे महसूस होता है, जब मैं चलता हूँ या चलता हूँ तो मुझे हार्ट की तरफ कोई बर्निंग सी महसूस होती है और कोई बोझ सा महसूस होता है। ठीक है। तो ये मुझे पूछना था कि क्या कुछ इसमें, इसका क्या कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकता है या इसमें कोई हार्ट इशू हो सकता है? कौन कौन से ठीक तो है। लेकिन कौन इसमें कौन से ये टेस्ट आप करवा चुके हैं? मैं इसमें एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट करवा चुका हूँ, अपना इको करवा चुका हूँ, नॉर्मल है, और ईसीजी नॉर्मल है, और ठीक है। शुगर मेरा बिल्कुल कंट्रोल है। जो फास्टिंग होता है वो 110-106 होता है, और रैंडम जो है वो 160-165 होता है, क्योंकि मैं मेडिसिन रेगुलरली लेता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। ईटीटी का टेस्ट जो है वो करवाया है आपने? ईटीटी जी ईटीटी बिल्कुल 2-3 दफा करवाया, वो बिल्कुल ठीक है। बल्कि असल में उसमें ये मेरा इशू नहीं है, मैं बचपन से ही एथलेटिक टाइप आदमी हूँ। मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, वॉक भी करता हूँ, जॉगिंग वगैरह करता रहा हूँ। अभी मेरा घर जो है ना थोड़ी बुलंदी पर है, तो आने जाने के लिए मैं नमाज के लिए भी जाऊँ तो मुझे एक तरफ से उतराई है, दूसरी तरफ चढ़ाई है, तो वो मेरा इशू नहीं है। लेकिन अभी कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि जब मैं चलता हूँ तो सिर्फ चलते के वक्त मुझे थोड़ा सा हार्ट बर्निंग महसूस होती है, ठीक और है। बोझ सा महसूस होता है, कुछ इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक है, ये आपको पूछना था कि इसमें क्या इशू क्या हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सर। जी आई थिंक इन्होंने सारे अपने टेस्ट करवा लिए और ईटीटी भी करवा ली, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट भी करवा लिया, इको भी करवा लिया, ब्लड टेस्ट भी करवा लिए, तो वो बता रहे हैं कि वो नॉर्मल हैं। और कई दफ़ा होता है ये, लेकिन जो इनको सिम्टम्स हो रहे हैं, चलने से सीने में बोझ आ जाता है, ये सिम्टम्स हैं। देखिए मैं पहले भी प्रोग्राम में मैं बता चुका हूँ कि अगर टेस्ट नॉर्मल आ जाए तो ये कोई गारंटी नहीं है कि हर चीज़ नॉर्मल है। उसमें कई दफ़ा जो 40% लोग हैं उनमें बीमारी होती है और ईटीटी नॉर्मल आ जाती है, नालियाँ बंद होती हैं और ईटीटी नॉर्मल आ जाती है। तो इसमें मैंने एडवाइस, उसमें जो हमारा जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है जो हमें फिर 100% बताता है वो है एंजियोग्राफी, ठीक है। या सीटी एंजियोग्राफी या कॉर्नरी कन्वेंशनल जो एंजियोग्राफी है वो फिर 100% बता। इन्हें मेरा ये मशवरा होगा कि उन्होंने सारे टेस्ट करा लिए और उनको सिम्टम्स भी होते हैं, चलते हुए होते हैं, तो मेरा इनको ये मशवरा है कि ये अपनी एक दफ़ा अपनी एंजियोग्राफी जरूर ठीक करवा है। लें।
जी, और एंजियोग्राफी में जब पता है, अगर एंजियोग्राफी नॉर्मल आ जाती है तो फिर इन्हें फिक्र करने वाली कोई बात नहीं। जो हाइपरटेंशन है, इनका ब्लड प्रेशर है और जो शुगर है, बस उसको कंट्रोल करके रखें। यानी जो टेस्ट इनके नॉर्मल आ गए हैं, अब उससे इनको आगे बढ़ना है आगे बढ़ना और है, दूसरे टेस्ट करवा लें और मेक श्योर कर लें कि ये ठीक है। अच्छा सर, हमने बात की मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स के हवाले से। मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, जिस तरह की ओबेसिटी है, अगर मोटापा कम कर लिया जाए तो दिल पर इसका बड़ा अच्छा असर होता है। तो मोटापे का आप ज़रा लिंक बताइएगा कि हार्ट डिजीज़ से क्या लिंक है मोटापे का? मोटापे जो है ना, अभी तो ये एक मोटापा एक वबा बन गई है और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। ज़्यादातर 30 से 40% जो है वो मोटापा बढ़ गया है और उस मोटापा जो है वो हर बीमारी की जड़ है। उसमें से अगर मोटापा होगा तो आपको शुगर हो जाएगी, मोटापा है तो आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, मोटापा है तो आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, दिल की बीमारियां हो जाएंगी, मोटापा है तो आपको स्ट्रोक, फालिज का अटैक हो जाएगा। देन इसमें पित्ते में पथरियाँ वगैरह शुरू हो जाती है, आपके जोड़ सारे जवाब दे जाते हैं। जब आपका एक जो जिस्म बना है 60 से 70 केजी के लिए वज़न उठाने के लिए, तो उसके ऊपर आप 100 केजी डाल देंगे तो साथ साथ जोड़ वो सारे के सारे वेयर एंड टेयर उनकी शुरू हो जाती है। आप कमर से सिलसिला शुरू करें, हिप जॉइंट पे आएँ, घुटनों पे आएँ और टखनों पे आएँ। इनके ऊपर जब ज़रूरत से ज़्यादा बोझ पड़ता है तो आर्थराइटिस, जोड़ों की तकलीफ शुरू हो जाती है। तो ये सारी की सारी मोटापे की वजह से। तो आपकी ये कोशिश है कि मोटापा होता है कि उसे शुरू से ही कंट्रोल किया जाए। मैंने जैसे पहले कहा कि आपकी कमर का ध्यान रखें कि कमर ख्वातीन में 32 इंच से ऊपर ना और मर्द हजरात में 36 इंच से ऊपर ना हो, और मैक्सिमम जो इजाज़त दे सकते हैं वो 38 इंच की। इससे ऊपर खतरे की घंटी बजनी शुरू हो जाती है कि आपको अब मोटापा शुरू हो गया है, आपको दिल की बीमारी हो सकती है, शुगर हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, और प्लस आपको चलने में दिक्कत महसूस होगी, सांस फूलेगा, दिल की धड़कन तेज़ होगी और आप चल नहीं पाएंगे। फिर साथ ही साथ आप कपड़े पहनेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपके कपड़े जो फिट हो गए, आपकी जो वो फिजिक और फिटनेस है वो आपको खुद महसूस नहीं होगा कि आप फिट हैं या ऐसी चीज़ है, वज़न उठा करना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि वज़न को शुरू में ही कंट्रोल किया जाए और अपनी कमर वाली जो साइज़ है उस पर ध्यान करें, और जो ही बढ़ना शुरू हो जाए खाना कम कर दें, एक्सरसाइज ज़्यादा शुरू कर दें। वो कहते हैं ना कि कैलोरी जो डेंस फूड है, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज हैं और उसमें ग़िज़ाइयत कम है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, फास्ट फूड्स हैं, तली हुई चीज़ें हैं, मीठे वाली चीज़ें हैं, पराठे हैं, ये सारी चीज़ें कम कर दें। ठीक, यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात करें? मैं अब्दुल खालिक बात कर रहा हूँ चकवाल से। जी, सवाल तो पूछिए। मैं जनरल साहब से ये बात पूछना चाहता हूँ कि मुझे ना एक अटैक हुआ था 2015 में। तब से जो है ना मैं वो डॉक्टर साहब से, फरहान तैयब साहब, तो उन्होंने ना मुझे स्टंट डाला था। तो तब से मैं 4 गोलियां कंटिन्यू खा रहा हूँ, एक लोकलेट और एक वेस्टल एमआर और एक कार्बिडा और एक शाम को लिक्विड खाता हूँ। तो क्या ये चारों गोलियां अब मुझे कंटिन्यू रखनी चाहिए या मतलब है कि उनको खत्म कर देना चाहिए या कुछ कम कर दूं मैं? ठीक ये है, मैं कोई आपसे पूछना चाहता हूँ। लास्ट टाइम बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ना वो ठीक हूँ मैं, मुझे कोई सांस नहीं चढ़ता, वजन भी उठाता हूँ, काम भी करता हूँ, ठीक ठाक काम करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। ठीक है। लास्ट टाइम आपने कब दिखाया था डॉक्टर को? लास्ट टाइम मैं तकरीबन को 3 महीने पहले मैंने चेक करवाए थे, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ठीक था और सही है। 160 आया था। ठीक है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, सांस वगैरह भी नहीं फूलता। तो मैं ये पूछना चाह रहा था जनरल साहब से कि क्या मैं इस मेडिसिन को जारी रखूं या कम कर दूं या ठीक क्या है। करूं? चले आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इन्होंने क्या बताया, कितना जी, इनके टेस्ट वगैरह सारे हो लास्ट चुके टाइम हैं। इन्होंने कब दिखाया था? ये 3 महीने पहले अच्छा, इन्होंने 3 महीने, दिखाया ठीक। है। 2015 में इनको हार्ट का अटैक आया था, जी, उसके जी। बाद इनको स्टेंट डला हुआ है। जी हाँ, उस पे आई थिंक ये बड़ा अच्छा सवाल है। हाँ, I think बहुत मैं- अच्छा ये, सवाल है। ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब जो है वो सारे मरीजों को मिलेगा जो भी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, कि इन्होंने सही टाइम पे डॉक्टर को दिखाया हुआ, 3 बिल्कुल। महीने पहले दिखाया हुआ, इनके सारे टेस्ट ठीक है, ये 4 दवाइयाँ ले रहे हैं। मैं बस इनको बस इनमें से 3 दवाइयाँ लेने की ज़रूरत ठीक है। है। वेस्टल एमआर मैं इन्हें एडवाइस करूँगा को उसको बंद कर दें, अब उसका कोई फ़ायदा नहीं ठीक है। है। बाकी जो 3 मेडिसिन ले रहे हैं ये लेते रहें और हर 3 महीने के बाद डॉक्टर साहब को दिखाते रहें, हर 3 महीने के बाद अपने टेस्ट करवाते रहें। जहाँ कहीं कोई टेस्ट ख़राब है, डॉक्टर साहब उसी हिसाब से इनकी दवाई, जो 3 दवाइयाँ हैं उनकी डोज एडजस्ट करते चले जाएंगे, तो इंशाल्लाह इनकी हर चीज़ ठीक होगी। ये मिनिमम 3 दवाइयाँ जो आपने लेनी है। हाँ, और इनका बड़ा अच्छा सवाल था और आपने जिस तरह के कहा कि और लोगों का भी इससे फायदा उसमें होगा। यही है कि उसमें मैं कहूँगा कि हमारे बहुत सारे नुस्खे जिससे मरीज़ बददिल होता है और
घबरा जाता है और फिर उसका खर्चा भी ज़्यादा होता है, वो लंबे लंबे नुस्खे 10 दवाइयाँ, 15 दवाइयाँ, 20 दवाइयाँ, इनकी कोई ज़रूरत नहीं। हो सकता है कि जब अटैक होता है शुरू में मैदे की भी बीमारियों को, गुर्दा ख़राब हो गया, सांस ख़राब हो गया, वो बीमारियाँ वो साथ मेडिसिन चलती हैं, लेकिन जो जो उसकी मरीज़ की हालत ठीक होती चली जाती है तो हम दवाइयाँ निकालते चले जाते हैं और नुस्खे को छोटा करते चले जाते हैं, और फाइनली जब मरीज़ फिट हो जाता है तो हमारी ये कोशिश होती है कि 3 या 4 दवाइयों से ज़्यादा मरीज़ के लिए दवाइयाँ ना हो, ताकि वो आसानी से ले भी सके, आसानी से खरीदनी पड़े तो खरीद भी सके और उसे दवाइयों का ज़्यादा बोझ महसूस ना हो। ठीक है, यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मोहम्मद फैसल बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से, और मैंने डॉक्टर साहब को पहले भी फोन किया था। जी। मैंने पूछा ये था कि मेरा जो नीचे वाला बीपी है वो शाम के टाइम 90 प्लस हो जाता है। हाँ तो जी। डॉक्टर साहब ने कहा था कि इतना सीरियस नहीं है, अगर रूटीन में होता है तो फिर। डॉक्टर साहब मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप रूटीन में मस्टर्ड ऑयल यूज करें खाने पकाने में। ठीक तो है। डॉक्टर साहब मैंने वो खालिश लिया और उसे मैंने घर में प्यूरिफाई किया, लहसुन अदरक ये चीजें डाल के। अल्हम्दुलिल्लाह कोई 25 डेज के बाद अब मेरा रूटीन में शाम में बीपी 117/80, 117/85। क्या डॉक्टर साहब मस्टर्ड ऑयल इतना इंपॉर्टेंट है दूसरे ऑयल से, क्या इतना? और आपने कहीं, मैंने आपको सुना भी था कि इसकी मस्टर्ड ऑयल के बारे में कि ये रूटीन में यूज करना चाहिए। मैं थोड़ा सा इस हवाले से आपसे पूछना चाह रहा था। जी, आप वही कॉलर हैं जिनको लास्ट वीक सर ने कहा था कि दोबारा कॉल कीजिएगा, तो बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। वी रियली अप्रिशिएट दैट। अल्लाह हाफिज। हाँ, ये आई थिंक सबसे अच्छी बात ये हुई कि इन्होंने वही हिदायत पे अमल किया और फिर साथ इन्होंने जो है वो अपनी डाइट को ठीक किया, और इनका ब्लड प्रेशर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा 117/80 ब्लड प्रेशर है, जो कि बहुत ही अच्छा ब्लड प्रेशर अच्छा है। blood ये pressure बहुत सारे वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर 140, 90 और 90 के इर्द गिर्द घूमता रहता है कि 90 प्लस हो गया, 95 हो गया या 100 हो गया, लेकिन जो ही वो अपनी रूटीन एक्सरसाइज डाइट ठीक करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर नीचे आए, उनको दवाई की ज़रूरत नहीं होती। और अगर ऐसे मरीजों को अगर हम दवाई दे दें ब्लड प्रेशर की तो फिर ब्लड प्रेशर कई दफ़ा बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाता है, जो उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो इसलिए आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने डाइट अपनी ठीक की और ठीक हो गए। जहाँ तक इन्होंने सरसों के तेल का, मस्टर्ड ऑयल का इन्होंने पूछा जी वो इस्तेमाल करना, मैं रिकमेंड करता हूँ। मैं वो इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि हर वो तेल, हर वो घी जो आपने घर में तैयार किया वो खालिस है। अच्छा। बाहर के तेल का या घी का ना खालिस होने की आप गारंटी नहीं दे सकते। ठीक है। उसमें ऐसी चीज़ें डली होती है, कई दफ़ा कसाफ्तें डली होती हैं वेट देने के लिए, कि वो आपके लिए कई दफ़ा सेहतमंद नहीं होता। तो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि आपके घर की तैयार की हुई चीज़, अब ये सरसों का तेल है हमारी जो है वो तैयार करते हैं और निकलता है, और गाँव में मैं होता हूँ, मैं अपना खुद वो निकलवाता हूँ, और ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है। थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करें, ऐसी मिकदार में इस्तेमाल करें कि आपको तरी नज़र ना आए, अच्छा। और इसमें तरकारी में इस्तेमाल करें। और दूसरा जो है सब्जी और फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज ज़्यादा करें, नमक का कम इस्तेमाल करें, और कई दफ़ा फिर आपका जो ब्लड प्रेशर है बगैर दवाई के सिर्फ एक्सरसाइज से और डाइट से वो नॉर्मल रेंज में आ जाता है। अच्छा सर, इसी तरह ऑलिव ऑयल को भी बहुत अच्छा कहा जाता है, और स्पेशली दिल की बीमारियों की अगर हम बात करें तो कहते हैं ये बड़ा मुफीद होता है, तो क्या वाकई ये ऐसा है? लेकिन सर हम ऑलिव ऑयल में जब खाना बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्राई कर लेते हैं। जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं जो वेजिटेबल से निकलते हैं वो सारे अच्छे। अच्छा। हाँ, उसमें से किसी में कोलेस्ट्रॉल थोड़ा है, किसी में ज़्यादा है। ये जैसे कनोला का तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, मकई का तेल हो गया, जैतून का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, ये वो तेल हैं जो उनमें फैट कम होते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम होती है, और ये आपके लिए सेहतमंद ऑयल होते हैं। घी जो है डालडा घी या जिनकी बाकी घी जिसमें है वो आपके लिए नुकसानदेह होते हैं। हाँ, देसी घी अगर घर का बना, अच्छा, अगर घर का बना हुआ देसी घी है वो खालिस है, उसमें कोई कसाफ्ते नहीं, उसमें कोई मिलावट नहीं है। बाजार वाला देसी घी नहीं, घर का अपना तैयार किया, अपनी नजर के सामने तैयार किया हुआ, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं कोई चीज और जो है वो नहीं डालते, वो आपके लिए अच्छा है। और वो भी थोड़ी मिकदार में होना चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर फैमिली छोटी है तो एक हांडी में जो है एक चावलों वाला जो चमचा, जिसे हम टेबल स्पून फुल कहते हैं, अच्छा, उससे ज्यादा नहीं डालना चाहिए, तो वो आपके लिए बहुत है। उससे अच्छा फिर आपके लिए कोई चीज नहीं है। तेल और प्लस ये देसी घी की ये मिकदार जो है, पराठे एक बड़ा चम्मच आप कह रहे हैं, एक बड़ा चम्मच जो है वो आप डाल सकते हैं, वो आपकी तरकारी के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताइएगा, कौन कहाँ से बात कर रही हैं?
जी प्रवीण और हवेली लगता डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा से बात कर रही हूँ। जी सवाल पूछें। हाँ जी, ये मैंने ना बड़ा बेबी हुआ था अपडेट से, तो बैकबोन में इंजेक्शन लगा था। आपकी आवाज़ सही समझ में नहीं आ रही, ज़रा ऊंचा बोलिएगा। जी वो मैं बता रही थी कि मेरा बड़ा बेटा जो है ना ऑपरेशन से हुआ था, ठीक है, तो बैकबोन में ना इंजेक्शन लगा था। ठीक है। तो तब तो इतना फील नहीं होता था, तब बेटा भी मुझे 16-17 साल का हो गया है। तो अब तो कंडीशन ये है कि उठा नहीं जाता, कमर में इतनी शदीद पेन होती है, मैं जॉब करती हूँ, मुझे बड़ा प्रॉब्लम है। मेडिसिन ले लेती हूँ तो आराम रहता है, ठीक है। बाद में फिर पेन स्टार्ट हो जाती आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है इसके लिए? है। जी बस वो पेन किलर देती हैं तो वक्त ही आराम होता है। ठीक है, चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सर हार्ट रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन इनका जो बड़ा बेटा है वो सी सेक्शन से पैदा हुआ था, और ये कॉन्सेप्ट बड़ा पाया जाता है हमारे मुल्क में कि अगर एपिड्यूरल इंजेक्शन लगा तो उसके बाद कमर का मसला शुरू हो जाता है। तो ये पूछना चाह रही हैं कि क्या करना चाहिए। तो हाँ, उसमें आई थिंक ये तो एक नॉर्मल रूटीन वाला सिलसिला है, और कई दफ़ा एपिड्यूरल का इतना कसूर नहीं है जितना आपके वजन का कसूर है और आपकी बैकबोन का कसूर है। तो अगर मोस्टली जो हमारी ख्वातीन हैं उनके वज़न ज़्यादा होते हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज बहुत कम होती है, वो घर के काम काज को एक्सरसाइज बताती हैं, और एक्चुअली एक्सरसाइज ये होती है कि आप आधा घंटा वर्जिश को अलग दे दें। यानी अगर आप ट्रेडमिल भी कर रहे हैं, घर में अगर रखी हुई है एक्सरसाइज वाली मशीन तो उसको इस्तेमाल करें, उसके ऊपर वॉक करें, या फिर बाहर बाज़ार में अगर सौदा लेने जाएं तो वहाँ पे वॉक करें। ऐसा इतना आप काम आपका होना चाहिए कि इतना दूर आप सौदा लेने जाएं जहाँ पे आप कम से कम आपको आधा घंटा लगातार चलना पड़े, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर है। और वज़न जैसे मैंने पहले कहा, और कमर के साइज़ को ना बढ़ने दे, तो आपकी कमर भी ठीक रहेगी, दर्द भी ठीक रहेगा, घुटने भी ठीक रहेंगे। इनका आई थिंक वो जो मसला है वो बहुत पुराना मसला है, उसका मे बी कि कुछ सिलसिला हो, लेकिन ज़्यादा सिलसिला आपके वज़न का होगा और आपकी इनएक्टिविटी, वर्जिश ना करने की वजह से है। तो पेन किलर तो जब पेन है वो ले ले। बैक की चंद एक्सरसाइज होती हैं, अपने डॉक्टर साहब के पास जाएं, वो आपको बैक की एक्सरसाइज बताएंगे। और अगर आपका बैक का दर्द ठीक ना हो रहा तो जो बेस्ट एक्सरसाइज है वो आई थिंक वो स्विमिंग है। अच्छा। हाँ, वो अगर आपको फैसिलिटी है किसी जगह पे, गर्मियों में स्पेशली स्विमिंग पूल है जहाँ पे आप पानी में चल सकते हैं और स्विमिंग कर सकते हैं, वो बेस्ट एक्सरसाइज है। कुछ एक्सरसाइज ऐसे हैं जो आपके बैक वाले कोई डॉक्टर साहब है वो आपको बता देंगे, लेकिन वजन पे ज़्यादा तवज्जो दें। और जब कमर में दर्द हो तो झुक के कोई चीज़ नहीं उठानी, हमेशा बैठ के चीज़ उठानी है और फिर खड़े होना है। जितना झुकेंगे इतना कमर के ऊपर जो है मोरों पे ये मशवरे दिए। और बिल्कुल ऐसे ही है सर कि अगर जिन लोगों को चलने फिरने में या बैक के प्रॉब्लम्स होते हैं तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में उनको कहा जाता है कि वाटर रिलेटेड एक्सरसाइजेस करें, क्योंकि पानी में जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो कंपैरेटिवली ईजी होती है, आसानी से की जाती है और उसका ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। अच्छा सर, एक और सवाल आया है कि अगर रात को सोते वक्त पंजों में और एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, स्पेशली कि जब वो उठते हैं तो पाँव ज़मीन पर जब रखते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है उनको एड़ियों में, तो क्या ये भी कोई दिल का मसला हो सकता है? क्या ब्लड सप्लाई सही तरीके से पाँव को नहीं जा रही, या फिर ये विटामिन डी की कमी की निशानी है? नहीं, ये नॉर्मली कई दफ़ा तो देखिए, एक बैलेंस डाइट क्या होती है कि आपके हफ्ते में 3 दिन गोश्त हो, रोज़ाना सब्जी और फ्रूट का इस्तेमाल हो, दूध का 1 गिलास बगैर मलाई के रोज़ाना हो, अंडे की सफ़ेदी रोज़ाना हो, जर्दी समेत हफ्ते के 3 अंडे आप खा सकते, तली चीज़ें कम हो। ये जब सारी चीज़ें होंगी, आपकी सारी ग़िज़ाई, किसी विटामिन की ज़रूरत नहीं, किसी विटामिन की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जो आप एक्सरसाइज करें, आप अपने टेस्ट करा लें। कई दफ़ा लोगों का होता ही है कि शुगर निकल आती है, शुगर की वजह से टांगों में, पाँव में दर्द होता है, यूरिक एसिड होता है, हाइपरयूरिसीमिया, गाउट वगैरह, उसकी वजह से दर्द होता है। और कई दफ़ा सिर्फ सिंपल मसल फटीग हो जाती है, कुछ लोगों के ऊपर वज़न ज़्यादा होता है, उसकी वजह से मसला होता है। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनके पाँव के, टांगों के जो दर्द होता है वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा। उनके मसल जो है टोन अप हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और उनकी चीज़ें सारी, शुरू में दर्द होता है, लेकिन जो ही आपका स्टेमिना बनता है, चंद दिन होते हैं, चंद हफ्ते होते हैं आपकी एक्सरसाइज के, तो ये सारी दर्दें गायब हो जाती है। तो इन दर्दों को गायब करने का एक ही तरीका है कि गोली कम खाएं, वर्जिश ज़्यादा करें, उससे आपकी दर्दें ये सारी की सारी। हाँ, आपने टेस्ट जरूर करवाएं कि कहीं कोई बीमारी ऐसी तो नहीं है, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर होगी, यूरिक एसिड का ज़्यादा होना, ये वाला हो गया। बाकी जितने विटामिन हैं आपकी खुराक में काफ़ी है। ठीक है। आपको विटामिन के लिए कोई गोली ले, मैं नहीं लिखता, मेरी जो नुस्खे पे विटामिन या ताकत की गोली बड़ी कम होती है, क्योंकि मुझे पता है, पहले मैं पूछता हूँ कि आप खाना क्या खाते हैं, क्या आपकी खुराक ऐसी खा रहे हैं जिसमें सारे विटामिन होते हैं। अगर वो सारे विटामिन हैं तो फिर आपको विटामिन लेने की जरूरत नहीं। आपको पता है कि जिस्म का एक निज़ाम है, जिस्म अपना जो फालतू विटामिन होते हैं
वो यूरिन में से निकाल दे। तो आपकी जितने आप वो ताकत की गोलियां खाती हैं वो आपके यूरिन में चली जाती हैं, क्योंकि बॉडी को जो रिक्वायर्ड विटामिन पूरे होते हैं वो फालतू जो आते हैं वो उठा के यूरिन में बाहर ये निकाल बड़ा देते हैं। कॉन्सेप्ट है कि हमने हेल्दी नहीं खाना, लेकिन विटामिन की गोली हम लोगों ने खा विटामिन की लेनी है। गोली, ये वाली बड़ी बड़ी गलत चीज़। और फिर ये है कि मैंने चिकनाई खा लेनी है या साथ कोलेस्ट्रॉल की गोली खा लेनी है। हाँ यहाँ पर एक और कॉलर है सर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी सवाल पूछे, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लाहौर से राशिद इकबाल बात कर रहा हूँ। जी जनवरी में मुझे 2 स्टंट डले थे, ठीक है। तो उसके चौथे दिन बाद मुझे ये पाँव में और हाथ के तलवों में एकदम खिंचाव शुरू हुआ चौथे दिन। तो डॉक्टर के पास गया हूँ तो उन्होंने तो कहा कि आपको शुगर है। मैंने कहा जी शुगर तो लेवल पे है। तो बैठ के उन्होंने टैबलेट वगैरह दी हैं। अब जो है कि आहिस्ता आहिस्ता वो दर्द तो खत्म हो गई है। कभी कभी दर्द तलवों में और हाथ के तलवों में कब्जों में होती है, पाँव के और हाथ के। तो लो प्लेट वगैरह, सस्टेक वगैरह और रोजोलिन वगैरह ये मैं और ब्लड प्रेशर की गोली ले रहा हूँ और एक्सरसाइज तकरीबन आधे से पौना घंटा रोजाना कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। और इससे करने से ये हो रहा है कि कभी कभी ऐसा है खाना खाने के बाद दबाव सा होता है मेरे सीने पे और पीछे जाता है। ठीक है, कभी कभी होता है, तब ऐसे दबाव होता है। ठीक तो है। अच्छा ऐसा ये है कि कोई बात ऐसी सुन लूँ, कोई इस तरह की कोई बात होती तो इरिटेट सा जब हो जाता हूँ तो उससे ये थोड़ी सी दबाव बढ़ जाता है मेरा। क्या मुझे दोबारा टेस्ट करवाना पड़ेगा? अच्छा ठीक है। क्या आपका इलाज कौन से साल में हुआ था? जनवरी में। ये इसी साल हुआ, जनवरी। इसी साल जनवरी में हुआ है, ठीक है। और शुगर कंट्रोल्ड है अभी भी आपकी? जी 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 मेरी कंट्रोल। ठीक है। तंबाकू नोशी वगैरह करते हैं आप? नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, बस आपको दर्द हो रहा है? नहीं, कभी कभी होता है, कभी कभी हो रहा है। जी ठीक है, दबाव सा होता है सीने पे। ठीक है। चले आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सर। जी आई थिंक इसमें कई दफ़ा होता ही है कि आपको जिस नाली में स्टेंट डल गया वो तो नाली खुल गई, और कई दफ़ा होता है उसके साथ कोई साइड ब्रांचेज हैं, छोटी छोटी ब्रांचेज हैं जिसमें डिजीज़ है जिसको आप स्टेंट नहीं डाल सकते, तो उसमें मेडिसिन से ही। और ये इस तरह का जो दर्द है कई दफ़ा आ जाता है उसमें खाना खाने के बाद। स्पेशली मरीज़ों को हम ये बताते हैं कोशिश ये करें कि आपने अगर वॉक करनी है या वर्जिश करनी है तो खाली पेट करें। हाँ, खाने के बाद ना खाने के बाद ना, अगर खाने के बाद जाना भी है तो 2 घंटे के बाद जाएं। कोशिश ये करें कि खाने से पहले वॉक कर ले, वापस आके खाना खा लें। अगर खाना खा लिया तो फिर 2 घंटे के बाद वॉक। जब भी आप खाना खा के वॉक करेंगे तो आपको सीने में प्रेशर होगा, क्योंकि दिल को डबल, उसका काम डबल हो जाता है कि टांगों में भी खून सप्लाई करना है, मैदे को भी हजम करने के लिए खून सप्लाई करना है, तो वो उससे आपको कई दफ़ा ये डिस्कम्फर्ट होती है। मेरा इनको ये मशवरा होगा जिन डॉक्टर साहब ने इनको स्टेंट डाला है वो अगर उनके पास जाए, उन्हें कहिए कि ये मुझे इशू होता है, तो हो सकता है कि इनकी मेडिसिन को वो एडजस्ट करें और उनका ये वाला मसला जो है ठीक हो जाए। लेकिन अगर कभी कभार होता है तो फिर इन्हें कोई परेशानी वाली कोई ज़रूरत नहीं है। हर वो एक्टिविटी जिससे आपको प्रॉब्लम होता है उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। आपको पता है आपकी ये हद है, इतना चलना है तो उतना ही चले। दूसरा, खाना खा के ना चले, खाली पेट चले। कोई वजनी चीज़ उठा के ना चले, यानी वजनी का मतलब यह है कि 10 किलो या इससे ऊपर वाली जो चीज़ है वो नहीं उठानी, उससे कम ही वजन आपने उठाना है। और कहीं अगर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आपको तकलीफ होती है तो सीढ़ियाँ फिर आहिस्ता चढ़ें, और अगर 1 या 2 या 3 मंजिल आपने ऊपर जाना है तो एक मंजिल पे 1-2 मिनट की रेस्ट करें और फिर आप दूसरी जो मंजिल वो सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू करें। ठीक है, यानी आपका दिल जो है वो आपको खुद बता रहा होता है, और आपको जब दर्द आ रहा है तो आप वो एक्टिविटी रोक दें। जिस तरह कि आपने कहा कि अगर सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा गैप ले लें, वहाँ पर रेस्ट कर लें और फिर दोबारा से सीढ़ियाँ चढ़ें और वो एक्टिविटी अवॉइड कर लें, और एक दफ़ा डॉक्टर को भी दिखा दें ताकि अगर फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है तो वो कर ली जाए। अच्छा सर, हम बात कर रहे थे वेस्ट की। अब जो हमारा कौमी लिबास है कमीज शलवार, इसमें यूजुअली नहीं पता चलता इफ़ यू आर गेनिंग वेट। अगर हम वेस्ट की बात करें तो वहाँ पर जीन्स पहनी जाती है, जैसी टाइट होती है लोगों को पता चल जाता है, लेकिन कमीज शलवार में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। तो क्या करना चाहिए? अपना रेगुलरली खुद ही अपने आप को मेजर करना चाहिए? देखिए, आपको जब कपड़े तंग होने शुरू होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि मेरा वजन बढ़ रहा है। नॉर्मली तो होना चाहिए कि आपके पास वेइंग मशीन होनी चाहिए, और वेइंग मशीन एक ही होनी चाहिए, यानी आप जो घर में पड़ी है हमेशा उसी पे वजन करें। कि बाहर वाली वेइंग मशीन और बाहर वाली जो घर वाली और बाहर वाली होगी उसमें कई दफ़ा फ़र्क होता है, रीडिंग में फ़र्क होता है। तो अगर एक वेइंग मशीन है उसी पे आप बाहर वजन करें तो आपको पता चलता रहता है कि आपका वजन ऊपर चला गया या नीचे। कई दफ़ा आपका वजन जब बढ़ता है तो आपको खुद महसूस होता है कि मैं फूला हुआ हूँ या मेरी वजन जो है ज़्यादा हो गया, और महसूस होता है, जिस्म महसूस करता है। तो वो आपने फिर वहीं पे अपनी खाने में जो इनटेक है वो कम करनी है और एक्सरसाइज को ज़्यादा करना है, फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। मैं नॉर्मली ये कहता हूँ कि अगर आपको ज़्यादा भूख लगती है तो कोशिश करें कि
छल्ली भुट्टा इस्तेमाल करें या जो चने के दाने इस्तेमाल करें या सलाद जैसे आजकल मूलियाँ हैं, गाजरें हैं, इस तरह की चीज़ें, ताकि उससे फिलिंग हो जाए और आपको भूख आपकी कम हो जाए। और ये फाइबर ऐसा है जो आपके लिए सेहत के लिहाज से बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन्स भी हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, पेट भी भर जाता है और इसमें वो कैलोरीज नहीं होती जो बाकी खाने में कैलोरीज होती हैं और आपका जिससे वजन बढ़ता है। तो कोशिश ये करें कि आप सैलड का और इन छल्ली भुट्टा और चने के दानों के ये फाइबर का ज़्यादा इस्तेमाल हो और चपाती का कम इस्तेमाल हो और चीनी मीठे का बहुत कम इस्तेमाल हो। आपके खाने में जब मीठा ज़्यादा होता है तो आपका वज़न बड़ी जल्दी से बढ़ता है और जब इसी तरह रोटी और चपाती का ज़्यादा इस्तेमाल होता है उससे वज़न बढ़ता है। तो उसको अगर आप कंट्रोल करें और अपनी एक्सरसाइज ज़्यादा कर लें तो बहुत सारी चीज़ें ठीक होती हैं। हमारा जो फास्ट फूड है और कोल्ड ड्रिंक्स जब आपका वज़न ज़्यादा है तो कोल्ड ड्रिंक्स को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। ठीक है, कहीं कहीं दिल करता है तो डाइट ड्रिंक कभी ले ली, वो ठीक है। और कोशिश ये करें कि फ्रूट में भी जो ज्यादा, जिसमें मिठास ज्यादा है, वो फ्रूट कम इस्तेमाल, जैसे अंगूर है आजकल, आम है, इससे वजन बड़ी जल्दी ऊपर बढ़ता है, इसका कम से कम माल्टे हैं तो बहुत माल्टे 8-10 माल्टे खा लिए, ये नहीं, एक माल्टा बस काफी। एंड देन जूस की बजाय हमेशा पूरा फ्रूट खाएं। जूस जो है वो इतने पूरे फ्रूट का 1-2 किलो का जो है वो आपका इकट्ठा करके शुगर निकाल कर निचोड़ को आपको दी जाती है और आपकी शुगर ज़्यादा हो जाती है। जब एक पूरा फ्रूट फाइबर समेत खाते हैं, उसमें फाइबर है, उसमें विटामिन हैं, मिनरल्स हैं और उसमें शुगर है, ये सारी चीज़ें बीच में आ जाती हैं और उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है, नुकसान कम होता है। जूस का जो है वो नुकसान ज़्यादा होता है, इसलिए हमेशा दो जूस तरह को के लोग हैं हमारी तरफ के, एक वो होते हैं जो कि बिल्कुल ही फ्रूट नहीं खाते और दूसरे वो है कि जब फ्रूट खाते हैं तो खाते ही चले जाते हैं और वो कहते हैं कि जी ये फ्रूट बहुत अच्छा है। लेकिन जिस तरह कि आपने कहा कि बहुत सारे फ्रूट ऐसे हैं जिनमें शुगर बहुत ज़्यादा है और जब आप ज़्यादा शुगर ले रहे होते हैं तो आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता और आपकी वेस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। और हम बार बार अपने प्रोग्राम के थ्रू ये बताते हैं कि आपकी वेस्ट जो है वो बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो आपको अटैक करने वाली हैं। अच्छा सर, सर्दियां आ चुकी हैं, सर्दियों में भूख भी ज़्यादा लगती है और जो ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल है वो काफ़ी बढ़ जाता है। जिस तरह कि कहा जाता है कि वॉलनट्स भी बड़े जो हैं वो दिल के लिए अच्छे होते हैं और इसी तरह कैश्यूज़ की भी बात की जाती है। तो ये कितने लेने चाहिए इसका मैं आपसे जवाब लूँगी, लेकिन यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी तारिक बोल रहा हूँ जी, रावलपिंडी से। जी, सवाल पूछे। जी मैं 3 साल पहले एंजियोग्राफी करवाई थी, मुझे हल्की सी पेन महसूस हुई थी और उसमें उन्होंने डायग्नोज किया था कि आपकी 2 शरेयानें बंद हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने ये मेडिसिन कार्डनेट, लोप्रिन और स्पाइरोमाइड ये सुबह के वक्त लेता हूँ और रात को लेता हूँ जिस्कार और लेथोल। ठीक है जी, जी बोलते रहे, सवाल पूछे। जी जी मैं आपने टीवी नहीं देखना, आप हमसे बात करें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी उम्र इस वक्त 60 है और वजन मेरा 75 kg है। ठीक है। एक्सरसाइज नहीं मैं करता और मुझे तकलीफ नहीं है, ठीक कोई है। पेन वगैरह नहीं है। सांस थोड़ा सा फूलता है लेकिन वो फिर रूटीन में आ जाता है जब मैं थोड़ा सा तेज चलता हूँ। ठीक है। तो पेन वगैरह नहीं है मुझे, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या ये मेडिसिन में कंटिन्यू रखूं? मैंने चेकअप भी नहीं करवाया 3 साल में किसी भी डॉक्टर साहब से। क्यों नहीं करवाया चेकअप आपने? बस मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद ये मेडिसिन मेरे लिए सूटेबल है और मैं ये खा रहा हूँ तो इसलिए। ठीक है। और आपको कोई सिम्टम्स भी नहीं आ रहे आप कह रहे हैं, तो इस वजह से भी शायद आपने चेकअप नहीं करवाया होगा। अच्छा, तंबाकू नोशी वगैरह करते हैं? नहीं जी नहीं, बिल्कुल। शुगर? कुछ नहीं, शुगर भी नहीं है। ठीक है जी। ब्लड प्रेशर है आपको? जी ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल ही रहता है mostly। ठीक है। उसकी कोई दवाई वगैरह ले रहे हैं तो नॉर्मल है या वैसे ही खुद ही नॉर्मल है? नहीं दवाई ले रहा हूँ, एक जिस्कार है और एक ठीक है लेथोल है। ठीक है जी सर। इनका उस वक्त इको हुआ था? एको हुआ था आपका? 3 साल पहले। 3 साल पहले एंजियोग्राफी करवाई थी मैंने। सिर्फ तो एंजियोग्राफी हुई है? उसमें हार्ट कितना काम कर रहा था, ईएफ कितना था? आपका जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो कितना था? एको नहीं हुई सर, एंजियो हुई है इनकी सिर्फ। उस एंजियो में भी कई दफा एलवी एंजियोग्राम हम करते हैं। एंजियोग्राम में उन्होंने बताया था कि आपका दिल कितने % काम कर रहा है? नहीं ये नहीं बताया था उन्होंने। उन्होंने कहा था कि ये आपकी 2 शरेयानें बंद है। ठीक है। और उसके बाद सिर्फ आप दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं? जी सिर्फ दवाई इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया कॉल कर। जी जी
मैं ये कहना चाह रहा था कि पेन मुझे नहीं है। ठीक है, बिल्कुल कोई ये सिम्टम्स जो- नहीं आ रहे हैं, 3 साल नहीं, से आप नहीं, दवाई नहीं, इस्तेमाल नहीं, कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, आपके नहीं, सवाल नहीं। का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने जी का। जी ठीक हो गया जी, बहुत। अब देखिए, इन्होंने 3 साल से चेकअप नहीं करवाया। चेकअप नहीं करवाया और इन्हें स्पायरोमाइड क्यों शुरू की? स्पायरोमाइड हम ये पेशाब आवर गोली है और इस गोली को हम उस वक्त देते हैं जब किसी का हार्ट कमज़ोर हो जाए, बिल्कुल। ईएफ कम हो जाए, हार्ट फेलियर हो, लंग्स में पानी पड़ जाए, या कभी कभी कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर के लिए कुछ लोग दे देते और हैं। ये 3 साल और से 3 इस्तेमाल साल कर से रहे हैं। डाययूरेटिक इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके नुकसानात भी हैं। देखिए, इसके साथ आपका यूरिक एसिड ऊपर चला जाता है, आपका पोटेशियम ऊपर चला जाता है, आपके गुर्दे के टेस्ट खराब हो जाते हैं। किडनी से ये affect हो टेस्ट सकती इसलिए ये लाजमी होते हैं कि अगर 3-4 महीने के बाद टेस्ट कराएं तो स्पायरोमाइड को बंद करना तो बंद हो सकता है कि उसने पहले जो डॉक्टर ने लिख के दी हो वो चंद दिनों के लिए लिख के दी हो या चंद हफ्तों के लिए लिख के दी हो कि जब ये नेक्स्ट टाइम मेरे पास आएंगे तो ये मैं गोली बंद कर दूंगा, बाकी मैं कंटिन्यू करूंगा। इन्हें चाहिए कि फौरन अपने डॉक्टर साहब के पास जाएं। 3 साल बहुत ज़्यादा हो गया, हो सकता है गुर्दों का टेस्ट खराब हो सकता है आपका यूरिक एसिड ज़्यादा हो सकता है कि आपकी और दवाइयाँ कम हो जाएं और ज़रूरत ना हो। एक इन्होंने बात की जी मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। देखिए 30-40% ऐसे लोग हैं जिन्हें तकलीफ नहीं होती, जिन्हें खामोश हार्ट अटैक होते हैं, यानी बगैर सिम्टम के, बगैर अलामात के हार्ट अटैक होते हैं। वो सिर्फ हार्ट अटैक वो नहीं होते, उनके और भी मसले ख़राब हो रहे होते हैं, यानी शुगर बढ़ गई, जिगर के टेस्ट ख़राब हो गए, यूरिक एसिड बढ़ गया। वो जब हम टेस्ट कराते हैं साथ साथ पता चलता जाता है। इसी तरह जब हार्ट का टेस्ट करवाते हैं, इको का पता चलता है ये कोई मसला तो नहीं है। ECG इन्होंने नहीं करवाई। कई दफ़ा अगर आपको सिम्टम्स नहीं है, अलामात नहीं है, तकलीफ नहीं है, तो होता है ECG खराब होनी शुरू हो जाती है, वो आपको इंडिकेट कर देती है कि फर्दर आगे इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। तो मेरा इनको ये मशवरा है कि दर्द ना होना, अलामात ना होना, मैं हमेशा उन लोगों को खुशकिस्मत समझता हूँ जिनको अलामात होती है, जिनको दर्द होता है कि उनको वार्निंग मिल जाती है। वो वार्निंग मिलती है तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। जिनको नहीं वार्निंग मिलती उनको या तो घर में ही अटैक हो जाता है या घर में ही कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। सही सही। तो इसलिए ये अलामात होना या सिम्टम होना ये एक नेमत होती है कि आपको पता चल जाता है। तो इन्हें चाहिए कि अभी डॉक्टर साहब के पास जाएं और अपने सारे टेस्ट करवाएं। हो सकता है कि अगर इनके सारे टेस्ट ठीक हैं, कोई चीज़ इनकी ख़राब नहीं है, तो इनका ये नुस्खा जो है काफ़ी मुख्तसर हो जाए और जो मुज़र असरात हैं, जो गैर ज़रूरी दवाई ये ले रहे हैं, वो दवाइयाँ बंद हो जाए और इनकी जो नुस्खा है और गोलियों की तादाद है वो कम हो जाएगी। जी सर, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम रेज़ कर रहे हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स खुद ही वो दवाई बार बार फार्मासिस्ट के पास जाकर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जिस तरह कि इन्होंने कहा कि स्पायरोमाइड, अब ये दवाई जो है ये इनकी पेशाब आवर दवाई है और पानी निकाल रही है इनके जिस्म से, तो इनकी किडनीज़ को भी इम्पैक्ट कर सकती है और बहुत सारे मसले कर सकती है। अच्छा सर, तो एक अगर हार्ट पेशेंट है, अगर उसको कोई अलामात नहीं भी आ रही, तो उसको कितना फ्रीक्वेंटली अपना जो है मौलिद से कांटेक्ट करना चाहिए या अपने टेस्ट करवा लेने चाहिए? देखिए 3 से 6 महीने मैं, मेरे जो दूर वाले मरीज होते हैं, मैंने कहता हूँ मेरे पास 6 महीने के बाद आए। ठीक। हाँ, खुदा न खासा कोई इमरजेंसी या तकलीफ फिर फ़ौरन आ जाए, वरना 3 महीने जो एक गैप है जिसमें आ जाना चाहिए। उसमें होता यह है कि अगर कोई टेस्ट ऊपर नीचे होता है तो आप डोज एडजस्ट करते हैं और ठीक चलता रहता है। दूसरा यह है कि मरीज़ को जो रिमाइंडर होता है, एक मरीज़ जब डॉक्टर के पास आता है ना, तो आप दोबारा उस पर जोर देते हैं, यार दवाई अपनी बाकायदगी से खाते रहना है, परहेज़ करना है, खुराक में एहतियात करनी है और अपनी एक्सरसाइज जारी रखनी है। कुछ लोग जो आपके स्मोकर हैं उन पे आप जोर देते हैं कि आप स्मोकिंग बंद कर दें। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बार बार उन्हें बताई जाती हैं, तो फिर जाके उस पर अमल करते शुरू कर देते हैं। जब पेशेंट लंबा गैप हो जाता है तो कंप्लेसेंट हो जाता है, वो कहता है मैं तो अब ठीक हूँ। फिर उसके जहन में आता है कि हाँ मैं दवाई खाऊं या ना खाऊं, दवाई बंद करके देखता हूँ। तो हमारे बहुत सारे जो मरीज़ हैं जो फिर अपने तौर पे दवाई बंद करके आते हैं, वो फिर हमारे पास हार्ट अटैक के साथ आते हैं और बड़ी बुरी हालत में फिर हमारे पास आते हैं। ये जो बार बार डॉक्टर के पास 3 महीने के बाद दिखाने वाला सिलसिला होता है, इसका ये एक रिमाइंडर होता है आपके लिए। आपने एहतियात सारी उम्र जारी रखनी है, आपने दवाई सारी उम्र जारी रखनी है और जो जो डूज एंड डोंट्स है उसको आपने फॉलो करना है, क्योंकि ये बीमारी चंद दिनों की बीमारी है, ये तो सारी उम्र की बीमारी है। इस बीमारी ने आपके साथ कब्र में जाना है। आपने अपनी कोशिश से, एहतियात से और दवाइयों से इसको काबू करके रखना है, कंट्रोल करके रखना है। इसकी एग्रेसिवनेस जो उसकी शिद्दत है उसको आपने कम करना है। सर, यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सवाल पूछें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप टीवी मत देखिए, आप हमसे बात करें। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं खालिद हुसैन रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल पूछें।
जी, मेरा जिन्ना साहब से ये सवाल है कि मेरा वजन थोड़ा ज्यादा है, उम्र मेरी 57 है तकरीबन। ठीक है, वजन कितना है आपका? वजन तकरीबन मेरा 90 के ऊपर है। ठीक है। तो जब मोटरसाइकिल चलाता हूँ तो मेरे बाजू सुन्न हो जाते हैं। जी जी। इसके अलावा जब मैं लेटता हूँ ना तो जो ऊपर वाला बाजू होता है वो भी सुन्न हो जाता है। ठीक है। कोई ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह है आपको? जी, शुगर बिल्कुल नॉर्मल है मेरी। ठीक है। बाकी मोटापे की वजह से सांस थोड़ा फूल जाता है जब मैं चलता हूँ। वॉक कितनी करते हैं आप? वॉक नहीं करता हूँ मैं, जो है ना वो एक्सरसाइज नहीं करता हूँ। ठीक है। आप खुद ही अपने सवाल का जवाब दे रहे हैं कि आपका वजन जो है वो काफी ज्यादा है और उस वजह से आपको बहुत सारी अलामात आ रही हैं। तो वजन कम करने के लिए आपने कोई एफर्ट नहीं की अभी? जी फिलहाल नहीं, मैं वैसे आर्मी से रिटायर हूँ, अभी घर ही हूँ, अभी कोई काम वगैरह नहीं करता हूँ। ठीक है, चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इनका जो मेन इनका जो सवाल था कि मेरे बाजू सुन्न हो जाते हैं मोटरसाइकिल चलाते हुए, तो ये इसकी कोई फिक्र करने वाली बात है। उन बाजुओं पे चर्बी बड़ी चढ़ गई होगी, वजन उन पे चढ़ गया। जहाँ पे जिस्म में चर्बी होती है, बाजुओं पे हो गए, पेट पे हो गए, टांगों पे होगी, तो कई दफ़ा जो आपकी नर्व्स होती हैं उनको दबा देती हैं और उससे भी इस तरह की सिलसिला जो है नमनेस वगैरह शुरू हो जाती है। तो इन्हें चाहिए जो वो चर्बी निकलती है या कम होती चली जाती है, आपकी ये नमनेस कम होती चली जाती है। तो मेरा इनको ये मशवरा है कि बेशक इनका चलने से सांस फूलता है, ये चलने की आदत डालें। पहले दिन थोड़ा चले, पहले हफ्ता थोड़ा चले, 10 मिनट 15 मिनट चले, जहाँ पे स्टेमिना बनता जाए आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते चले जाएं और वो फिर आधे घंटे से 1 घंटे तक वॉक चली जाए। जब मोटरसाइकिल छोड़ेंगे और पैदल चलेंगे, इनकी बहुत सारी चीज़ें काफ़ी ठीक हो जाएंगी। और अपने सारे टेस्ट करवा लें। वज़न जो है उसके साथ आपका ब्लड सीपी, शुगर का टेस्ट, जिगर का टेस्ट, गुर्दों का टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल और यूरिक एसिड, ये सारी की सारी हो जानी चाहिए। ईसीजी इनकी हो जानी चाहिए और एक दफ़ा चेस्ट एक्सरे या एको हो जानी चाहिए। कई दफ़ा हार्ट अटैक जो होते हैं वो खामोशी से हो जाते हैं और आपको पता नहीं चलता। ईसीजी में ये आ जाता है कि आपके पुराने हार्ट अटैक की सारी जो है निशानियां उस पर आ जाती है। तो आपको पता चल जाता है कि पिछले चंद दिनों में या महीनों में आपको हार्ट अटैक तो नहीं हुआ और आपको खामोश जो है वो मसला चल रहा है और आपको अलामात नहीं आती और आपको अपने हार्ट अटैक का नहीं पता चला। कई दफ़ा हमारे पास मरीज आते हैं, उनको हार्ट अटैक हो चुके होते हैं, ईसीजी अब देखते हैं और फिर जब एको करते हैं पता चलता है कि इन्हें पुराना हार्ट अटैक हुआ है और हार्ट इनका डैमेज हुआ है। इस चीज़ का पता जाता है। इनके चाहिए कि इन्हें अपने सारे एक दफ़ा टेस्ट जो है वो सारे के सारे करवा बिल्कुल, और अपना वजन जो है वो हर तरीके से कम करने की कोशिश करें कि इनका वजन कम से कम 80 किलो से कम होना चाहिए। सर, ये बड़ी अच्छी बात है कि मरीज को अक्सर इनसाइट होती है। इनसाइट का मतलब ये है कि उसको पता होता है कि उसके प्रॉब्लम की वजह क्या है। जिस तरह के खुद बता रहे हैं कि मेरा वजन ज़्यादा है और उसी वजह से जब ये लेटते हैं तो इनका हाथ सुन्न हो जाता है, ड्राइविंग करते वक्त इनका हाथ सुन्न हो जाता है। तो अगर ये वजन कम कर लेंगे तो इनको काफ़ी अफाका हो जाएगा और बहुत सारी वो बीमारियाँ जो कि फ्यूचर में आ सकती हैं उनको भी ये प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा सर, अगर जो स्टैटिन्स हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए लिए जाते हैं, तो इनको कितने अरसे तक लेना चाहिए और क्या ये लाइफ लॉन्ग लेने पड़ते हैं या फिर इनको स्टॉप किया जा सकता है? देखिए, जब आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, दिल की तकलीफ़ है जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक हुआ, नाली आपकी बंद हुई, फिर सारी उम्र लेनी पड़ती है। इसके कुछ लेस देन आई थिंक 5% को इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स में से कई दफ़ा जिस्म में दर्दें होती हैं, कई दफ़ा आपका जिगर का टेस्ट ख़राब हो जाता है। कुछ लोगों को जो प्रोन होते हैं उनको अर्ली शुगर आ सकती है। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनके बेनिफिट जो हैं वो स्टैटिन के ज़्यादा हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट के नुकसानात कम हैं। इसलिए जब आपको है हार्ट का मसला, आपको डायग्नोज्ड है, हार्ट अटैक हो चुका है, आपका स्टेंट पड़ चुका है और आपको बाईपास हो चुका है, तो फिर ये दवाई आपको डिस्प्रिन और ये गोली सारी उम्र आपको इस्तेमाल करनी पड़ती है। हाँ, अगर इससे कोई इशू होता है तो डॉक्टर साहब देख के इसके साइड इफेक्ट को, इसकी डोज ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत कम लोग हैं जिनको इसके साथ इशू होता है, इसलिए इसका हमेशा फ़ायदा ही होता है। देखिए, आप जब 40 साल से ऊपर जाते हैं तो आपकी नालियों में ये ब्लॉकेजेस आने शुरू हो जाते हैं और वो नालियाँ सिर्फ दिल की नालियाँ नहीं होती, वो दिमाग की नाली, शारक भी है, दिमाग के अंदर की नालियाँ हैं, बाजुओं की नालियाँ हैं, टांगों की नालियाँ हैं, पेट के अंदर नालियाँ हैं, गुर्दों की नालियाँ, इनमें ब्लॉकेजेस आने शुरू हो जाते हैं। और स्टैटिन का ये काम है कि वो जो बम्प्स हैं, वो जो ब्लॉकेजेस हैं, उसके साइज़ को कम कर, उसकी जैसे एक फोड़ा होता है ना, तो फोड़ा उभरा हुआ होता है, बिल्कुल उसके अंदर जो है पीप पड़ी होती है, ये एक किस्म का ये फोड़ा होता है नाली के अंदर। इसके अंदर जो पीप की जगह पे चर्बी होती है, अच्छा, वो कोर होती है। वो जो ही हम स्टैटिन खाते हैं तो वो
उसकी कम होना शुरू कम हो होनी जाती शुरू हो जाती है, वो श्रिंक सिकुड़ना शुरू हो जाता है, ठीक। और उसकी ऊपर की जो तय है वो मोटी होनी शुरू हो जाती है। अगर हम खाएंगे ज़्यादा और ये नहीं खाएंगे तो ऊपर वाली तय पतली होगी, ऊपर वाली उसकी कवरिंग फट जाएगी, उसमें से जो मटेरियल निकलेगा वो फौरन वहाँ पे क्लॉट बना के हार्ट अटैक कर देगा या स्ट्रोक कर देगा। ठीक। स्टैटिन का ये काम है कि उस फोड़े के साइज को कम करती हैं और ऊपर वाली कैप को तगड़ा करती हैं, मोटा करती हैं, वो उसके फटने या क्रैक होने के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। और जिन लोगों को कम ब्लॉकेज के साथ हार्ट अटैक होता है वो उससे बच जाते हैं। यानी बड़ी इंपॉर्टेंट दवाई है और बहुत आपने इंपॉर्टेंट continue दवाई करनी है, बहुत है और जहाँ पे खुद से आपने बिल्कुल इस्तेमाल भी नहीं करनी है रोकनी। इस्तेमाल, जहाँ पे नहीं इस्तेमाल करनी वहाँ पे नहीं इस्तेमाल करनी। अब ये है ना कि आप वैसे ही प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए स्टैटिन शुरू कर दें कि आपको बीमारी नहीं है और आपका कोलेस्ट्रॉल भी ठीक है, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, डाइट भी आपकी ठीक है, और फिर भी आप स्टैटिन ले रहे हैं, फिर उसका कोई फायदा ठीक। नहीं, उसकी कोई प्रूवन। यानी डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आप जी हाँ। इस्तेमाल कर लें। यहाँ पर एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई है। जी सर, हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा सर, अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो क्या इसके भी कोई नुकसानात होते हैं? देखिए, ब्लड प्रेशर की हमने बताया कि एक हद है 90-60, इससे कम हो तो यस वीकनेस फील होती है, कई दफा चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, उससे भी हार्ट अटैक हो सकता है किसी को? उससे यस, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर नीचे होता है तो फिर एक खास प्रेशर पे आपकी ब्लड सप्लाई पूरे जिस्म को जा रही होती है, और जब आपका ब्लड प्रेशर वहाँ से ड्रॉप कर जाता है तो सप्लाई इफेक्ट होती है, चाहे वो ब्रेन हो, आंखें हों, दिल हो, गुर्दे हों या टांगे हों। तो गुर्दों को अगर वो कम जाएगी ब्लड सप्लाई तो गुर्दों के फेल होने का डर है, दिमाग को कम जाएगी तो स्ट्रोक होने का डर है, वहाँ पे दिमाग में खून पहुँचेगा नहीं, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँचेगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और कम होने के चांसेस बड़े कम होते हैं। कब होते हैं? जब आपको हार्ट अटैक हो उस वक्त कम होता है, जब आपको डिहाइड्रेशन हो, आपको वॉमिटिंग हो, डायरिया हो, या आपको गर्मी हो और उसमें आपने पानी ना पिया, उससे कम हो जाता है। उससे ब्लड, या आप कोई दवाई ऐसी ले रहे हो जिससे ब्लड प्रेशर कम सर, होता है। यहाँ पर लास्ट कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी आवाज नहीं जा रही उनको। जी सर, लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? यही है जी कि अपनी दवाई बाकायदगी से लें, बाकायदगी से अपने डॉक्टर के पास मशवरे के लिए जाएं, और खुराक का ख़ास ध्यान रखें, नींद 6 से 8 घंटे पूरी करें, सिगरेट नोशी तरक कर दें, और वॉक को जो है आधा घंटे से 1 घंटा डेली, ये इसको आप आदत बना लें। आप ना सिर्फ दिल की बल्कि बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। सही सर, बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में टाइम देने का। जी नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। हम आपको यही कहना चाहते हैं कि अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तकरीबन दिन में 30 मिनट अगर आप चलते हैं तो इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हार्ट। इसी तरह मछली का इस्तेमाल हफ्ते में 2 दफ़ा होना चाहिए। फ्रूट्स और वेजीज़ जो हैं उसके 5 पोर्शंस एवरी डे आपको लेने चाहिए। रेड मीट जो है उसका इस्तेमाल भी कम कर दें। 1 सर्विंग आप हफ्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं वाइट मीट के साथ। वाइट मीट में चिकन आ जाता है, मछली आ जाती है। और इसी तरह चलते फिरते रहिए, और स्ट्रेस ना आपने किसी को देना है ना खुद लेना है। हर वो चीज़ जो कि आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस कॉज कर रही है उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए और मुस्कुराते रहिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।